अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बेटा सबसे पहले रिएक्शंस की दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक वो होते हैं जो रिवर्सिबल कहलाते हैं, एक वो होते हैं जो इर्रिवर्सिबल होते हैं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन एक डायरेक्शन में होते हैं, यानी रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट्स बनती हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस में दोनों डायरेक्शंस होती हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होते हैं अंडर सेम कंडीशंस। तो पहले तो बेटा आपको इन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस में बेटा रिएक्शन एक डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एसिड और बेस को बैलेंस अमाउंट में मिलाएं, स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट में मिलाएं, ठीक है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एक सिंपल सा रिएक्शन है, आप लोगों ने इस रिएक्शन से वाकिफ़ हैं। अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का रिएक्शन करवाया जाए स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट्स में, तो 100% न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 1 मोलर सोल्यूशन या 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन है तो 0.1 मोलर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इस और उसके अगर एक के अगर 50 ml यूज़ की, दूसरे 50 ml यूज़ करें तो 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो यानी ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलेगा। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक स्पार्क की मौजूदगी में वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट्स मिलाएं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब पानी बनाएंगे तो बेटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हमें गैसेस नहीं मिलेंगी वहाँ पे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगी। नो रेजिडुअल गैस, कोई गैस पीछे बचेगी नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ आल्सो इर्रिवर्सिबल, टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे। बाज़ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अंडर सेम कंडीशंस दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ, यही पानी जो बना है बेटा, अगर इस पानी को हम स्ट्रॉन्ग हीट करें अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तो तकरीबन सारे का सारा वाटर डिकम्पोज होकर दोबारा से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी ये लाजम नहीं है कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, हो सकते लेकिन उनकी कंडीशंस कुछ और होंगी। इलेक्ट्रिक स्पार्क की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए पानी बन गया है। पानी को हीट किया है तो हीट करने के नतीजे में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के नतीजे में पानी दोबारा से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट, उसके बॉन्ड्स टूट गए हैं, दोबारा से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई है। लेकिन सेम कंडीशन में वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के पानी बना रहे हैं या पानी टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहा है। अंडर सेम कंडीशन दोनों काम नहीं हो रहे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ। रिवर्सिबल रिएक्शंस बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो अंडर सेम कंडीशंस दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर इस बुक में, इस चैप्टर में हमने आगे भी पढ़नी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से अमोनिया प्रोड्यूस होती है। बैलेंस इक्वेशन अगर लिखें तो ये सूरत हाल होगी। इस रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। 450 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन टेम्परेचर रखा जाता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तकरीबन इस रिएक्शन में। ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। अब बेटा
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाती हैं और अमोनिया दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती रहती है अंडर सेम कंडीशंस। ये जो कंडीशंस मेंशन हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इन्हीं कंडीशंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाती है और अमोनिया मिलके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है। ठीक होगी बात। तो ऐसे रिएक्शन जो अंडर सेम कंडीशंस दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करती हैं, ठीक है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, हम इन रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, पहली बात, कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वेदर अ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल आर इरिवर्सिबल। तो बेटा एक सादी बात है, एक रिएक्शन हमने लगा दिया, उसे होने दें और काफ़ी देर तक उसको रिएक्शन को पड़ा रहने देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशंस को चेक किया जाता है। अगर बहुत देर गुजरने के बावजूद भी उस रिएक्शन को चेक किया जाए तो उस रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट्स भी मिलें और प्रोडक्ट्स भी मिलें, उस रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट्स भी मिलें और प्रोडक्ट्स भी मिलें, तो हमें यकीन हो जाएगा कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि बेटा रिएक्शन स्टॉप तो होगा नहीं, इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। लेकिन अगर इन्हें स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट में मिलाने के बावजूद भी, बहुत देर गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल तौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो रहे, तो पता ये चला कि इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कोलिजन से अमोनिया बनती है, लेकिन सेम कंडीशंस में अमोनिया की डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्लोज वेसल का होना ज़रूरी होता है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड्स इन क्लोज वेसल, क्लोज कंटेनर के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। वजह, एक मिसाल है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है बेटा, अगर इसे स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। हाई टेम्परेचर पर अगर बेटा ओपन वेसल हो, ठीक है जी, अगर ओपन वेसल हो तो ये सिंगल एरो जैसे कि सामने बना हुआ है ऐसे होगा। वजह यह है कि जो इस रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर ओपन वेसल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव होती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्लोज वेसल हो तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के कम्बिनेशन से, के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता रहता है अगर ये क्लोज वेसल हो। तो ये बात ज़हन में रहे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्लोज वेसल में होते हैं और क्लोज वेसल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलता। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमारा मेन टॉपिक है। हमने अभी तो सिर्फ टाइप्स पढ़ी हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन की हद तक ये बात इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ अ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बेटा इक्विलिब्रियम सादी बात है, उसी वक्त एस्टेब्लिश होगा जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे, जब एक्शन और रिएक्शन चल रहा होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी। जब रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। नाउ व्हाट इज़ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या चीज़?
व्हाट इज़ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम होती क्या चीज़ है? अभी हमने एक बात की है कि आप एक क्लोज वेसल में रिएक्टेंट्स को मिला देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेक करते रहते हैं। एक वक्त आएगा काफ़ी देर गुजर जाने के बाद कि बेटा उसके बाद जब आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसकी कंसंट्रेशन को नोट करेंगे तो देयर इज़ नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दैट इज़ द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। द केमिकल इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टैब्लिश्ड। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में लगा रहा, काफ़ी देर वो रिएक्शन चलता रहा, आप उसकी कंसंट्रेशन नोट कर रहे हैं। एक वक्त आया, अब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन आ रही हैं ये कांस्टेंट हो गई हैं। अब आप उसके बाद सारा दिन उस रिएक्शन को लगा रहने दें, जितनी मर्ज़ी लगा रहने दें, अनलेस अनटिल कि आप उस रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करें, कंडीशंस चेंज ना करें। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो आ चुकी है, जो एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसमें मज़ीद तब्दीली नहीं आएगी। ये स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक होगी बात। व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and products after a specific interval of time. एक स्पेसिफिक टाइम गुजर जाने के बाद रिएक्शन पे एक टाइम आ जाएगा कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं हो रही होगी। ये बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ का सहारा लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट्स हैं। ये तो आप सब जानते हैं। इक्वेशन में जो लेफ़्ट साइड पर लिखे जाते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट साइड पर लिखी जाती हैं ये प्रोडक्ट्स होती हैं। ए और बी मिले हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब बेटा कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को यूँ शो कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को यूँ शो कर सकते हैं, सी को और डी को ऐसे शो कर सकते हैं। हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 कंसंट्रेशन है, ये 0.25 मोल पर DM³, ये 0.5 है, ये 0.75 है और ये 1 है। लेट्स सपोज ये कंसंट्रेशन मोल पर DM³ में हमारे पास ये कंसंट्रेशन गिवन है और इस तरफ टाइम है। टाइम इंटरवल 50 सेकंड्स का है या मिनट्स का है, जितना भी है। फ़र्ज़ करें 50 सेकंड्स हैं, फिर 100 सेकंड्स हैं, 150, 200, 250 एट्सट्रा। ये टाइम इन टर्म ऑफ मिनट्स भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, बाद में उसकी वैल्यूएशन हो जाती। अब क्या होता ये कि बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, सपोज रिएक्शन स्टार्ट्स विद 1 मोल पर DM³ ऑफ ईच रिएक्टेंट। ए का भी 1 मोल है और बी का भी 1 मोल है, लेट्स सपोज। अब बेटा ये जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ए और बी जब रिएक्ट करेंगे और सी और डी बनेंगे तो ए और बी की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। ये ग्राफ हमें शो करता है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। दूसरी जानिब क्या होगा, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, शुरू में ये 0 होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जब ए और बी की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी तो सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक वक्त आएगा कि बेटा ये रिएक्शन स्लो डाउन होगा और फिर एक वक्त पे आके ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें मज़ीद तब्दीली नहीं आएगी। इस तरह ये बढ़ेगा और एक वक्त आएगा उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन में तब्दीली वाक़या नहीं होगी। वो टाइम जिस पर पहुंचने के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी, ठीक होगी बात। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का टाइम है।
इसके बाद आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को जितनी देर तक भी पड़ा रहने देंगे, इनकी कंसंट्रेशन में नेट चेंज वाक़या नहीं होगी। देयर इज़ नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया जी। एक टिपिकल एग्जांपल में हम हाइड्रोजन और आयोडीन की मिसाल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करें, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसमें सेम यही ग्राफ हम देखेंगे, ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये रिएक्टेंट्स के लिए है, नीचे से जो ऊपर जा रहा है ये प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक होगी बात ना। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक ख़ास कंसंट्रेशन पे जाके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में तब्दीली वाक़या नहीं होती। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बातें। पहली इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या वेदर दे हैव इक्वल कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक और डायनामिक। इक्विलिब्रियम स्टैटिक होगा कि डायनामिक होगा। तो बेटा पहली बात आप समझ लें कि ये लाजम नहीं है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती हैं बाज़ रिएक्शंस में। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन चुकी हों और रिएक्टेंट्स थोड़े रह चुके हों, और ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स बहुत थोड़े बने हों, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हों। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। बराबर भी हो सकता है, राइट साइड ज़्यादा लेफ़्ट साइड कम है, लेफ़्ट साइड ज़्यादा राइट साइड कम है। लेकिन जो कंसंट्रेशन एस्टेब्लिश हो जाएगी फिर उसमें तब्दीली नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 मोल से स्टार्ट हुआ और ये 0 था, ठीक है, ये लेट्स सपोज 0.4 पे रह जाता है और ये 0.6 पे आ जाता है। अब ये इक्वल अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ये 0.4 और 0.6 कांस्टेंट रहेगी। फिर इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन एस्टेब्लिश हो चुकी है उसमें फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, वो बराबर बराबर भी हो सकती है, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है या रिएक्शन चलता रहता है। तो बेटा याद रहे, जैसे कि मैंने अभी आपको अमोनिया की मिसाल में बताया कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों गैसेस हैं और इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन रुक नहीं सकता। तो जब कोलिजन नहीं रुकेगा तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल पक्की ज़हन में रहनी चाहिए कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एट दैट पॉइंट 1 सेकेंड में जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उसी सेकेंड में प्रोडक्ट से उतने रिएक्टेंट बन चुके होते हैं, प्रोडक्ट से उतने रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, क्योंकि याद रहे जैसे कि ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा है कि बेटा रिएक्शन की कंसंट्रेशन शुरू में तेज़ी से तब्दीली आती है, रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है ये भी आपको बता दूं। चलें, कंसंट्रेशन में जो तब्दीली है ये शुरू में ज़्यादा है, बाद में कंपेरेट शुरू में ज़्यादा स्टीप था, फिर लेस हो गया, फिर कम होता है, फिर कम, फिर एक वक्त आता है बिल्कुल ही रुक जाती है। यानी रिएक्शन शुरू में तेज़ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे जाके रिएक्शन स्लो ज़रूर हो चुका होता है क्योंकि फॉरवर्ड भी चल रहा होता है, रिवर्स भी चल रहा होता है, लेकिन जितने रिएक्टेंट्स 1 सेकेंड में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उतने ही उसी सेकेंड में रिएक्टेंट्स बन चुके होते हैं, तो स्टॉप नहीं होता। ठीक है, सो स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट इज़ डायनामिक, ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रुकती नहीं है। ठीक होगी बात। तो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन का सहारा लेते हैं।
क्योंकि देखें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उनमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट होते नहीं हैं। जब रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट होते हैं देन हाउ कैन वी एस्टिमेट द यील्ड, ठीक है ना, या उस रिएक्शन को स्टडी फिर हम किस अंदाज से करेंगे। तो बेटा फिर हम उस रिएक्शन को स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशियो से स्टडी करते हैं, ठीक है। अब उस स्टडी को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन बेनिफिशियल है। लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा 1864 में गुल्डबर्ग और वेग दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बेटा ये लॉ प्रपोज किया और इस लॉ के मुताबिक किसी रिएक्शन में रिएक्शन की रफ्तार का दारोमदार रिएक्टेंट्स की एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की कि रिएक्शन की जो रफ्तार है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट के, ठीक है। एक्टिव मैस कंसंट्रेशन ही को बोलते हैं इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। एक्टिव मैस होता क्या है? इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिव मैस जो होता है वो कंसंट्रेशन ही होती है। एक्टिव मैस इज कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, ठीक है ना जी, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन होगी और एक्टिव मैस होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन से पहले तो यहाँ समझ लें क्या मुराद है। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद रिएक्शन की रफ्तार है, रिएक्शन की वेलोसिटी है, ठीक होगी बात। वेलोसिटी को आप फिजिक्स में डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर होगा यानी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट ऑफ रिएक्शन मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा होता है, ये हम चैप्टर 11 में से डिटेल से पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन केमिकल काइनेटिक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रिएक्शन की रफ्तार होती है, वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन जो है उसका दारोमदार, स्पीड ऑफ रिएक्शन का दारोमदार रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस पर, इसे अप्लाई करके देखते हैं। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा क्या होगा, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और ये सी और डी बना रहे हैं। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और ये सी और डी बना रहे हैं। अब यहाँ पर कलेक्टिवली तो ए और बी रिएक्टेंट्स ही गिने जाएंगे और सी और डी प्रोडक्ट्स ही गिने जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली से देखने के लिए ये रिएक्शन दोनों रफ्तार, दोनों डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में भी होगा, रिवर्स में भी होगा। तो फॉरवर्ड के रिएक्टेंट्स होंगे ए और बी और रिवर्स के रिएक्टेंट्स होंगे सी और डी। तो यहाँ पर दो बातें हो जाएंगी, एक हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड, एक हो जाएगा हमारा रिवर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस इक्वेशन में प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए अगर हम कांस्टेंट लगाएं तो बेटा के, स्मॉल के यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये रेट कांस्टेंट कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहलाता है, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि रेट से मुराद वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होता है।
इसे वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास, एक फॉरवर्ड हो जाएगा, एक रिवर्स हो जाएगा। फॉरवर्ड के रिएक्टेंट्स ये कंसिडर होंगे और रिवर्स के रिएक्टेंट्स ये कंसिडर होंगे। याद रहे कि ये रिएक्टेंट्स ही हैं, ये प्रोडक्ट्स ही हैं। तो फॉरवर्ड के लिए रेट हम लिखेंगे, रेट यहाँ पे एफ लगा देते हैं फॉर फॉरवर्ड, इक्वल होगा के एफ ए इंटू बी। दिस इक्वेशन इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स में क्या होगा, रेट रिवर्स के रिवर्स, यहाँ सी और डी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, जिस वक्त इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे फॉरवर्ड और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक सेकंड में जितने रिएक्टेंट्स डिकम्पोज हो रहे होंगे उतने ही रिएक्टेंट्स उसी सेकंड में रिवर्स प्रोसेस में बन रहे होंगे। रेट एट विच फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड और रिवर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। दिस इज स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में ज़ीरो हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। ठीक होगी बात। नेट रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो चुका होता है, क्योंकि ना फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता ना रिवर्स रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है जी, नेट ना फॉरवर्ड चल रहा ना रिवर्स चल रहा है, बराबर बराबर चल रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स भी सेम होंगी। तो के एफ इंटू ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा के आर इंटू सी इंटू डी। अब हम रेट कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशंस को एक तरफ ले आते हैं। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने ओवरऑल ज़हन में रखना है कि सी डी प्रोडक्ट्स ही हैं। तो हम के आर को उधर ले जाते हैं, दिस इज़ के एफ ओवर के आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, दिस स्टेज इज़ 5। आप इन इक्वेशंस के नंबरिंग कर दें बेशक। अब बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी 5, इसकी लेफ़्ट साइड जो है इट इज़ रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स। दो कांस्टेंट्स की रेशियो भी कांस्टेंट होगी, दो कांस्टेंट्स की रेशियो भी कांस्टेंट ही होगी। 2 यानी 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 2:3 भी कांस्टेंट ही होगी। ठीक है ना, दो कांस्टेंट्स की रेशियो भी कांस्टेंट होती है। हम इन दो कांस्टेंट्स की जगह एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम के सी कह देते हैं। दिस इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो पहले मैं अगर ये लिख दूँ के सी क्या है, इसको बेटा हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ये है क्या, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 5 में मैं के एफ और के आर की जगह के सी लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास रेट कांस्टेंट की डिसोसिएशन कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की दूसरी डेफिनेशन आ जाती है। कैसे, ऊपर बेटा प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं और नीचे क्या लिखी हुई हैं, रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं।
तो यहाँ से हम इसे दूसरा डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ, इसे पहले ऊपर से समझ लें, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of products to product of concentration of reactants। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय या टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, तो हमारे पास केसी की दूसरी डेफिनेशन आ गई। इट इज़ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of products to product of concentration of reactants। product of concentration of products to product of concentration of reactants। ये हमारे पास क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप लिख सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस में के सी जो है बेटा ये प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स होता है। आखिरी बात, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इक्वेशन में ए और बी के साथ और सी और डी के साथ कोई कोएफिशिएंट्स लगे हों, तो वो कोएफिशिएंट्स बेटा इस इक्वेशन में नंबर 6 में पावर्स में लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ए के साथ एक कोएफिशिएंट ए लगा हो, मैं इसे थोड़ा सा रब करके अगर लिख दो, ए के साथ एक कोएफिशिएंट ए लगा हो और बी के साथ कोएफिशिएंट बी हो, इसी तरह सी के साथ कोएफिशिएंट सी और डी के साथ कोएफिशिएंट डी हो, तो बेटा ये पावर्स में आ जाएंगे। सी की पावर सी, डी की पावर डी, बी की पावर बी हो जाएगी। एक एग्ज़ाम्पल समझ लें सिर्फ मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने अभी वो इक्वेशन लिखी है, नाइट्रोजन N2 + 3 हाइड्रोजन 2NH3 लिखा जाएगा। अब बेटा KC जब हम लिखेंगे, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखी जाएंगी, रिएक्टेंट्स नीचे लिखे जाएंगे। प्रोडक्ट है अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नीचे आएगी। ठीक है, अब अमोनिया के साथ कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है, 2 इसकी पावर में आएगा। नाइट्रोजन के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसका 1 मोल ही है। हाइड्रोजन के साथ 3 है, तो ये 3 इसकी पावर में आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सबसे मेन बात यह है कि बेटा ये कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस पर अप्लाई होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन की ये वो स्टेज होती है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन ज़्यादा देर तक लगा रहे तो फिर क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसकी मज़ीद कंसंट्रेशन में तब्दीली वाक़या नहीं होगी। उस स्टेट को हम स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसको समझने के लिए हमने ग्राफ और एक जनरल रिएक्शन की एग्जांपल ली है, और फिर ये देखा है कि ऐसे रिएक्शंस को हम किस तरह लेके चलते हैं। तो बेटा इन रिएक्शंस को लेके चलने के लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशो के साथ चलते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशो को समझने के लिए हमने लॉ ऑफ मास एक्शन का सहारा लिया है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम फाइनली इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में डिसोसिएशन कांस्टेंट का अंदाज़ा लगाया जाता है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशो होती है। इसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की रेशो ऊपर होती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिनोमिनेटर में नीचे लिखी जाती है। ठीक होगी बात। और अगर उनके साथ कोई कोएफिशिएंट्स लगे हों तो ये कोएफिशिएंट्स पावर की सूरत में लगे होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात जो कि वो ये कि हम आमतौर पर जब इक्वेशन बनाते हैं, जब हम आमतौर पर बेटा इक्वेशन लिखते हैं, तो इस इक्वेशन में जो पावर्स हम लगाते हैं ना, पावर्स, ये पावर एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है रेट ऑफ रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पर हम पावर्स वही लगा देते हैं जो केमिकल इक्वेशन में होती हैं। मसलन केमिकल इक्वेशन में
हाइड्रोजन के साथ 3 है, नाइट्रोजन अमोनिया के साथ 2 है, तो यही हम पावर में लगा देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पे नेट रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाता है। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाए तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि हर एक की पावर ज़ीरो हो गई है। तो इस वजह से फिर हमें उसे एक्सपेरिमेंटली डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो वैल्यू उसकी फिर इक्वेशन में दी होती है वही वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर देते हैं। दोबारा समझ लें कि बेटा वैसे ये पावर्स एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं, ये केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाली जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ नेट रेट ज़ीरो हो चुका होता है तो ज़ीरो रेट पे फिर जो कोएफिशिएंट इक्वेशन में गिवन होते हैं वही हम पावर्स में लगा देते हैं। ठीक है जी, इसे पढ़ें, इसे याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।